आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग सीडीपी का 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इस सेशन में आपका झारखंड टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डाले हम लोग, सो दैट आपको समझ में आए कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपका सीडीपी में पूछा जाता है। उससे पहले अगर आप जेटेट का कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप जेटेट का कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ, जो कि आपका जेटेट 2012 में आपसे पूछा गया था। तो यहाँ आप ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना, ये किसने परिभाषित किया। यानी कि हेल्दी माइंड में, हेल्दी बॉडी में ही आपका हेल्दी माइंड रिसाइड करता है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया। आप देखेंगे कोई भी टेट एग्जाम हो, वहां पर कौन क्या कहा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखने को मिलेगा कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया या कोई दूसरा कथन किसके द्वारा दिया गया। तो ये जो आपका कथन है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना, ये दिया गया आपका अरस्तु के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप जब इस सेशन को देख रहे होंगे तो आप 21 क्वेश्चन टोटल आज के सेशन में है। आप सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे और साथ ही नोट करते चलेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि आपका 21 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है। क्या शिक्षा के टोटल 3 मेन बेसिस है, तो वो कौन कौन सा आधार है। 4 ऑप्शन है आपके पास कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम जो है 3 प्रमुख आधार है, या सिद्धांत, शिक्षण या उद्देश्य आपका 3 आधार है, या शिक्षा, क्रियाविधि या शिक्षक। ये 4 ऑप्शन है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि शिक्षा का कितना आधार है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस है। और वो कौन कौन सा है, वो है आपका पहला हो जाएगा आपका शिक्षक, शिक्षक आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा छात्र यानी कि स्टूडेंट आपका इंपॉर्टेंट है। और आपका जो सिलेबस है ये भी आपका जो है शिक्षा के आधार में गिना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो टीचिंग है, एजुकेशन जो है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन आपका एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्या है आपका त्रिमुखी प्रक्रिया, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिमुखी प्रक्रिया, ट्राइपोलर आपका प्रोसेस। ये किसने बताया था, ये बताया था आपका जॉन डेवे के द्वारा। जॉन डेवी के द्वारा बताया गया कि शिक्षा आपका क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। और इस 3 पिलर कौन कौन सा आपका, 3 पिलर में किसका किसका नाम आता है। 3 पिलर में पहला आता है आपका शिक्षक, दूसरा में आपका छात्र। और शिक्षक छात्र को किसके माध्यम से पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तो आप जो है बच्चे को क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी आपके मैक्सिमम लोगों का हाल है कि जेटेट का सिलेबस दिया ही नहीं है, तो इस केस में क्या हो जा रहा है कि सिलेबस को कवर करना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जा रहा है। क्यों टफ हो जा रहा है, क्योंकि आपके पास पाठ्यक्रम नहीं है, सिलेबस नहीं है, डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। तो इसलिए शिक्षा के 3 मोस्ट आयाम है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो सीडीपी को आप जितना बेहतर तरीके से आप समझेंगे आपको चीजें उतने बेहतर याद रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे टेट एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है कि हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो व्यवहारवाद का पिता किसे माना जाता है, आपका जेबी वाटसन। किसे, जेबी वाटसन को जो है आपका बिहेवियरिज्म का फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। इनमें से कौन सा जो है आपका एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं है। तो एजुकेशन को हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो 2 प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं, एक फॉर्मल एजुकेशन और एक होता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पूछा जा रहा है कि 4 एग्जाम्पल में से कौन सा एग्जाम्पल आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहला बोला जा रहा है कि एजुकेशन इम्पार्टेड बाय पेरेंट्स, अभिभावक के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो आपका किसका पार्ट है, वो आपका नॉन फॉर्मल का पार्ट है। किसका पार्ट है वो नॉन फॉर्मल का पार्ट है। नेक्स्ट बोला जा रहा है एजुकेशन इम्पार्टेड थ्रू क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से जो हम लोग शिक्षा प्रोवाइड करते हैं ये आपका फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है, फॉर्मल का, ये नॉन फॉर्मल का पार्ट नहीं है। सी आप देखेंगे तो एजुकेशन इम्पार्टेड बाय ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हम लोग अपने दोस्तों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा आपका अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत है। पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत है। तो इस प्रकार से एजुकेशन
कक्षा कक्षा का शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा किसका पार्ट है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन का नॉट सोर्स बोला जा रहा है यहाँ पर। जस्ट ए मिनट, यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फॉर्म ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ नॉट सोर्स लिख के यहाँ डिस्टर्ब कर दे रहा है इसको, ये मिस प्रिंटिंग है। तो कौन सा जो है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन का स्रोत नहीं है, वो आपका फॉर्मल एजुकेशन का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका जेटेट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका ये जेटेट में 2012 में पूछा गया, यहाँ प्रिंट आउट नहीं हुआ आई थिंक ये, बट ये पूछा गया था आपका जेटेट 2012 में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जेटेट का। क्या पूछा गया आपसे कि अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशलिज्म के अनुसार जो प्राइमरी पर्पज एजुकेशन का प्राइमरी पर्पज क्या है, ये आपसे पूछा गया था। कि पहला ऑप्शन है कि संसार के विषय में सृजनशील जागरूकता के विषय में। ऑप्शन बी, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता हो, साझा विश्वास या अनुभव से प्राप्त तर्क का विश्वास। तो अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का जो मेन एम है, प्राइमरी पर्पज है, वो हो जाएगा आपको कि एक पर्सन को इस प्रकार से तैयार करना कि वो स्वयं खुद वो निर्णय ले सके, यानी प्रिपेयरिंग ए पर्सन हु टेक डिसीजन ऑन हिज ओन। हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत पढ़ लिखने के बाद भी जब हम लोगों को डिसीजन लेने की बारी आती है तो हम लोग खुद से सेल्फ डिसीजन हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो उस केस में जो भी आप शिक्षा ग्रहण किए उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। आपको डिसीजन जब भी लेना हो तो खुद से लेने की कोशिश करेंगे आप डिसीजन। डिसीजन के मामले में दूसरे के भरोसे आप नहीं रहिएगा, खुद डिसीजन लीजिएगा। तो डिसीजन चाहे आपका गलत हो चाहे सही हो, बाद में आपको जो है पछतावा नहीं आएगा, आपका जो इनर फीलिंग है वो हमेशा अच्छा रहेगा। तो ये किस में बताया गया? ये आपका एग्जिस्टेंशलिज्म में बताया गया, यानी अस्तित्ववाद में इस बात का जोर दिया गया कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए कि इस प्रकार से हम लोग बच्चों को तैयार करें या इस प्रकार से हम लोग व्यक्ति को तैयार करें कि वो खुद निर्णय ले सके, निर्णय लेने के लिए वो दूसरे पर डिपेंडेबल ना हो। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एजुकेशन इज ए रिस्ट्रक्चर्ड एंड री इन्वेंटेड एक्सपीरियंस दैट इट हैपेंस। यानी शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो जो डैश होता है, यहाँ पर डैश हो जाएगा, यहाँ पर जो डैश होता है। तो ये भी झारखंड टेट 2012 में पूछा जा चुका है कि शिक्षा क्या है? कि शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित यानी रीस्ट्रक्चर्ड एंड री इन्वेंटेड एक्सपीरियंस है। और ये किस प्रकार से होता है? एक अनुभव है जो किस प्रकार से हम लोग एजुकेशन को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, लर्निंग है, ये हम लोग जीवन भर सीखते हैं। लर्निंग वाला क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि जो लर्निंग हम लोग करते हैं वो कंटिन्यूअस चलते रहता है। वो क्या होता है? आपका कंटिन्यूअस होता है, जीवन भर आप लर्निंग करते हैं। जब से आपका जन्म होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम लोग कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और जो पहला ही क्लास हुआ था लर्निंग वाला क्लास आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसमें हम लोग इस चीज को बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कंटिन्यूअस। कैसा है? शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 2012 में जेटेट में पूछा जा चुका है। तो अभी तक आपको पता चल रहा होगा कि जेटेट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आपको किस लेवल का पढ़ाई करना होगा, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना होगा, सो दैट आप क्या कर सके, फर्स्ट अटेम्प्ट में जेटेट को क्रैक कर सके। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 फिर से बिहेवियरिज्म के बारे में है। और यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? यानी बिहेवियरिज्म टीच व्हिच ऑफ द फ्लोइंग बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर जो है, जो हम लोग बिहेवियरिज्म से सीखते हैं, जिस पर वो क्या क्या देते हैं? जोर लगाते हैं। केवल आंतरिक बिहेवियर पर, केवल एक्सटर्नल बिहेवियर पर, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पर, या सिर्फ इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि बिहेवियरिज्म जो है, बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग जो है, बिहेवियरिज्म हमेशा किस चीज पर जोर देता है? यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ेंगे किस पर बल देता है, किस पर वो एम्फेसाइज करता है। तो बिहेवियरिज्म सबसे ज्यादा बल देता है बाह्य बिहेवियर पर, एक्सटर्नल बिहेवियर पर सबसे ज्यादा जोर देता है। और बिहेवियरिज्म का मानना है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, और जो बाहरी बिहेवियर होता है उससे हम लोग ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बाह्य बिहेवियर आपका आंसर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच साइकोलॉजिस्ट सेटअप फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी। यानी किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी पढ़ते हैं तो ये आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का ही पार्ट है, सीडीपी।
तो जब हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कुछ साइकोलॉजिस्ट क्या कहे थे इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और कौन सा चीज पहली बार हुआ था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पूछा जा रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा पहली बार मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत सारे टेट एग्जाम में अभी तक इसको पूछा जा चुका है। तो ये आपका स्थापित किया गया था 1879 में पहली बार, कहाँ पर आपका जर्मनी में, कहाँ आपका जर्मनी में पहली बार आपका मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्टार्ट किया गया था। जर्मनी में पहली बार जो है आपका मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया गया था। और ये मनोविज्ञान प्रयोगशाला किस साइकोलॉजिस्ट द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका विलियम वुंट द्वारा। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा पहली बार मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपसे पूछा जा रहा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रीमियम कोर्स के लिए आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर कि यह परिभाषा किसकी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको टेट एग्जाम में देखने को मिलेगा कि ये कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया। तो स्टेटमेंट क्या है कि साइकोलॉजी इज द बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का जो बेसिक साइंस है, एजुकेशन का जो आधारभूत विज्ञान है, वो क्या है? आपका मनोविज्ञान है। ये कथन आपका किसके द्वारा दिया गया? तो ये कथन फेमस स्किनर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा बताया गया कि साइकोलॉजी जो होती है वो क्या आपका बेसिक, साइकोलॉजी इज द बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का बेसिक साइंस है। अगर हम लोग बात करें कि स्किनर का पूरा नाम क्या है, तो स्किनर का पूरा नाम है B.F. स्किनर। और कल ही हम लोग जो कंडीशनिंग थ्योरी देख रहे थे क्लास में एप्लीकेशन में, तो वहां पर हम लोग स्किनर के बारे में बात किए थे। तो ये B.F. स्किनर बोले थे कि साइकोलॉजी इज द बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ? अगर आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुआ तो आप बहुत ही सही डायरेक्शन में है। कम हो रहा है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आई थिंक 1-1.5 महीना टाइम अभी आपको मिलेगा जब तक एग्जाम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल किस चीज में सहायक है? कि बाल विकास के ज्ञान में सहायक है, अनुशासन में सहायक है, मूल्यांकन में सहायक है, या सर्वांगीण विकास में। आपको एज ए टीचर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए? जब तक आप शिक्षा मनोविज्ञान को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, बच्चे का माइंड का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, बच्चे को आपको किस प्रकार से एजुकेशन देना चाहिए सो दैट उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, आप ये समझ नहीं पाएंगे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी किस चीज में हेल्पफुल है? बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में। या ऑलराउंड लिखने से बढ़िया आप लिखेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब होता है आपका सर्वांगीण विकास। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास में क्या सहायक है? आपका शिक्षा मनोविज्ञान। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पूछा जा रहा कि बिहेवियर अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव है। यानी किसी भी व्यक्ति का अगर आपको बिहेवियर का स्टडी करना है तो कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा है? साइंटिफिक मेथड है और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव मेथड है। तो हम लोग जानते हैं कि बिहेवियर को हम लोग अध्ययन कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। जैसे हो गया कि आप अवलोकन विधि से बिहेवियर को अध्ययन कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंटल मेथड से बिहेवियर का अध्ययन कर सकते हैं, आप सर्वेक्षण विधि से भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप केस स्टडी मेथड से भी आप कर सकते हैं। ये वाला एक क्लास आपका कर लेंगे जहां पर हम लोग बात करेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट क्या क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो बिहेवियर अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है वो हो जाएगा आपका एक्सपीरियंशियल मेथड। प्रयोगात्मक मेथड के माध्यम से आप बिहेवियर को सबसे बेहतर स्टडी कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु कॉइन्ड द वर्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहली बार किसके द्वारा बताया गया? तो साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहली बार जो बताया गया किसके द्वारा बताया गया है? ये आपका बताया गया रुडल्फ गोल्कोय के द्वारा। साइकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया? रुडल्फ गोल्कोय के द्वारा पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो साइकोलॉजी को आप तोड़ेंगे तो दो शब्द मिलेगा आपको, एक होगा आपका साइक और दूसरा हो जाएगा आपका लोगस। तो यहाँ साइकोलॉजी का क्या हो जाएगा? साइक प्लस लोगस, और ये यूनानी भाषा से बना हुआ। किससे बना हुआ? ये आपका यूनानी भाषा से बना हुआ है। और यहाँ पर जो साइक है, साइक का अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है इसका मतलब? आत्मा, इनर पार्ट।
आत्मा। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन। लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा इस केस में? तो साइकोलॉजी का मतलब हो जाएगा कि आत्मा का अध्ययन। क्या हो जाएगा? आत्मा का अध्ययन। तो आप इस टर्म को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट आपका दिया गया था ई ए पिल के द्वारा। किसके द्वारा? ई ए पिल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ जो दिख रहा है ई ए पिल, या मार्किंग में गलत हुआ है, तो ये ई ए पिल के द्वारा दिया गया था आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर बहुत ही ज्यादा दिन के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए स्टडी करते हैं, उसके पीछे एक ही रीजन होता है ताकि उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जान पाए। तो इस केस में कौन सा स्टडी सबसे बेहतर होता है? तो इन दैट केस आपका जो अनुदैर्घ्य अध्ययन है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है, ये सबसे बेहतर होता है किसी भी चीज का लंबे समय तक, लॉन्गर टाइम के लिए अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं तब। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यानी कि आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके इंग्लिश में भी देखते हैं हम लोग, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच इज रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक पार्ट है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? जिसमें हम लोग टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं। और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्टेटमेंट आपका पावलोव के द्वारा दिया गया। पावलोव द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है आपका? साइकोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला भी आपका क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्लियर हो जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक बिहेवियरिज्म से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो स्किनर है ये आपका बिहेवियरिज्म से संबंधित है, वाटसन भी है और फ्राइड भी है। जो आपका हल है ये जो है आपका बिहेवियरिज्म से संबंधित नहीं है। कौन? हल जो है आपका बिहेवियरिज्म से रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है, ये ABCD लिखा हुआ, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका डी जो होगा आंसर सही होगा। सॉरी इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा कि जो फ्रायड जो है ये आपका बिहेवियरिज्म से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रायड जो है आपका सही उत्तर होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के आसपास घूमता है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्व अराउंड द मेन फैक्टर। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के आसपास घूमती है? पहला है कि शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव के आसपास, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया के आसपास, अधिगम परिस्थितियां। ऐसे सभी विकल्प सही है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए आई थिंक कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो हम लोग किस 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 पार्ट में घूमता है? लर्नर और लर्निंग एक्सपीरियंस हम लोग देखते हैं उसमें, टीचर और लर्निंग प्रोसेस के बारे में भी हम लोग देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, और साथ ही साथ लर्निंग कंडीशन भी हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 19 को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे या हम लोग थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है कि पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से यूरी ब्रोफेवरनर रेवनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो अगर हम लोग ह्यूमन इकोलॉजी का थ्योरी को देखेंगे, मानव पारिस्थितिकी का, तो सबसे पहले क्या आ जाता है? सबसे जो पहला सर्किल आता है वो आता है मानव का। यहाँ पर आपका मानव है। मानव के बाद क्या होते हैं? जैसे एक पर्सन है, पर्सन के बाद क्या होता है? आपका फैमिली होता है। तो उसके बाद आपका आता है फैमिली। क्या आता है आपका? फैमिली। और इस फैमिली वाला पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग माइक्रो सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये होता है आपका माइक्रो सिस्टम। आप फैमिली से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? फैमिली से आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा टीचर मिलेगा, टीचर या आस पड़ोस का आदमी मिलेगा। तो ये वाला जो पार्ट आता है, सर्किल आता है, ये आपको कहलाता है मेसो सिस्टम। इसे क्या क्या कहते हैं? मेसो सिस्टम।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, केवीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस वाला पार्ट को हम डिटेल्स में भी कवर करेंगे। और फिर मेसो सिस्टम के बाद आता है आपका एक्सो सिस्टम। क्या आता है? एक्सो सिस्टम। इसका क्रम भी आपको याद रखना। और एक्सो सिस्टम में क्या आता है? आपका जो एजुकेशनल पॉलिसी होता है वो आपका एक्सो सिस्टम का पार्ट होता है। एजुकेशनल पॉलिसी आपके हाथ में नहीं है, वो समाज पर डिपेंड है, इसलिए ये आपका एक्सो सिस्टम के पार्ट है। एक्सो सिस्टम के ऊपर जो आता है वो आता है आपका मैक्रो सिस्टम। क्या आता है? मैक्रो सिस्टम आपका सबसे, ये माइक्रो है नीचे, और ये मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है। और सबसे लास्ट में आता है आपका मैक्रो सिस्टम। और मैक्रो सिस्टम में क्या आता है? सोशल एजुकेशन पर सोशल व्यू, यानी समाज एजुकेशन पर क्या सोच रहा है, ये आपका मैक्रो सिस्टम होता है। तो ये जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है, इसे हम लोग कहते हैं मानव पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं इसको? मानव पारिस्थितिकी, यानी कि ह्यूमन इकोलॉजी। अभी इधर काफी बारिश हो रहा, तो थोड़ा बहुत बारिश का आवाज अगर आपको आ रहा होगा तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि बारिश के आवाज को हम लोग बारिश की आवाज जो है थोड़ा बहुत आपको सुनाई दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान किस पर अधिक बल देता है? कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन पर बल देता है, स्टूडेंट सेंटर पर बल देता है, या करिकुलर सेंटर्ड पर, या स्कूल सेंटर्ड पर? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी सबसे ज्यादा बल देता है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। और 21 आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं, और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा के रूप से आते हैं। इस धारणा को किस पे संदर्भित किया गया? ये बहुत ही हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि जो इंसान है वो अंतर्निहित मानसिक प्रकरण, यानी पहले से ही अनुभव और धारणा को लेकर के, मेंटल नॉलेज को लेकर क्या होती है? पैदा होती है। और उसके बाद वो सभी नॉलेज, एक्सपीरियंस और धारणा, परसेप्शन के साथ वो सीखते जाते हैं। तो इस धारणा को बताया गया किसमें? आपका मासूम मनस्थिति यानी तबुला रास में इस चीज को बताया गया। ये चारों का एक क्लास हम लेंगे, जिसमें ताबुला नोटा के बारे में बात करेंगे हम लोग, ताबुला रास के बारे में, ताबुला प्रीमिस के बारे में, और ताबुला नोवस के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है इस प्रकार के टॉपिक से जेटेट में। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और साथ ही साथ जो लोग जेटेट का नोट्स और टेस्ट सीरीज एक्सेस करना चाहता है और बाकी प्रीमियम क्लासेस एक्सेस करना चाहता है एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जा करके। जो बैचेस अवेलेबल है, पेपर 1 का बैचेस अवेलेबल है आपका। इसमें आपको 15 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा, सारे चैप्टर का नोट्स और क्लासेस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय भाषा को छोड़ करके। उसी प्रकार से पेपर 2 का भी आपका बैचेस लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपका साइंस मैथ का पेपर है, वो सोशल साइंस का पेपर है। इन सारे बैचेस को आप एप्लीकेशन की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, अगर आप दोनों पेपर दे रहे हैं तो कॉम्बो बैच ले सकते हैं, जो आपको थोड़ा इजीली एक्सेस हो सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।